जोहार झारखंड। मैं आपसे आप एंशियंट हिस्ट्री में आज हम आपको एंशियंट पार्ट में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको आर्य संस्कृति के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले जो टॉपिक था वह था स्वास्तिक पर चिन्ह पर जो आर्यत्व तक चिन्ह माना जाता था, वहाँ तक मैंने चर्चा की थी। और स्वास्तिक चिन्ह तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, आज के डेट में भी तो भी पूजा, तो भी यज्ञ, तो भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। आज उससे आगे हम कुछ और बात पर ध्यान देंगे। हिंद यूरोपीय भाषा आर्य संस्कृति की प्रमुखता विशेषता मानी जाती है। यानी आर्य संस्कृति की भाषा जो है वह हिंद और यूरोप ये भाषा का संयोजन है। हिंद यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है वह इराक के अदेर वंश के पटिया पर लिखे मिलते हैं। अनातोलिया के हत्ती अभिलेख बतलाते हैं कि वहाँ हिंद यूरोपीय भाषा की पश्चिमी शाखा के बोलने वाले 19वीं से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मौजूद थे। 16वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तस्सियों और मितानियों के अभिलेख से सिद्ध होती है कि हिंद ईरानी भाषा का विकास पश्चिम में फिनलैंड और पूरब में तातेसस क्षेत्र के बीच कहीं पर हुआ है। तो इस प्रकार हम आर्य की जो भाषा है वह प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, जिसका उल्लेख हम देख रहे हैं कि इराक, अनातोलिया, तुर्की जिसे हम कह सकते हैं, फिनलैंड पश्चिम में कह सकते हैं, पूर्व में तातेसस के बीच कहीं पर इसका प्राचीन काल में भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंद आर्य भाषा भाषी मध्य एशिया से भारत पहुँचे थे। तो हिंद आर्य के भाषा भाषी भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। 5वीं सहस्राब्दी, 5वीं मतलब 5000 साल ईसा पूर्व में हिंद यूरोपियों ने संभवतः अश्वबलि की शुरुआत की थी। उसके बाद हम देखते हैं अद्रोनोवा संस्कृति में आर्यों के जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्व दिखाई पड़ते हैं। अद्रोनोवा संस्कृति जो है वो आर्य का जो इतना विशेषता हम जान रहे हैं, अभी तक जो इतिहासकार ने पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आर्कोलॉजिकल साइट के उद्भेदन और उसके विश्लेषण के आधार पर आर्य लोग की विशेषता जो थी कल्चर में वह थी पशुपालन। घोड़ा तो व्यापक इस्तेमाल करते थे, वे घोड़े पर सवार होते चलते थे। पहिया जो होता था आड़ेदार पहिया था। शवों की जलाने की प्रथा थी। फूस और लकड़ी से छाए हुए गड्ढे वाले धर और सोम पे शामिल करते थे, यानी वह सोमपान का रस करते थे।
इसलिए कहा जाता है कि आर्य संस्कृति जो है आरंभिक हिंद ईरानी मानी जाती है। यह संस्कृति आखिरकार ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में फैल गई। अब हम देख रहे हैं कि आर्य जो है भारत में जो आया वह उत्तर से आया, उत्तरी भाग में आया। प्राचीनतम आर्य भाषाभाषी जो थे वह पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों तक फैले हुए थे। यानी आर्य हिंद भाषाभाषी जो क्षेत्र लोग हैं, मैंने अगर भाषा के आधार पर हम आर्य का विस्तार एक्सपेंशन हम देखेंगे तो आज का पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती स्थान तक आर्य का विस्तार हुआ था। अफगानिस्तान की नदी है तुम्बा नदी और सिंधु नदी तथा इसके 5 सहायक शाखाएँ तो ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। तो इससे यह पता चलता है कि ऋग्वेद जो है आर्य वैदिक का प्रथम वेद है और जिसमें अफगानिस्तान की तुम्बा नदी और सिंध नदी का चर्चा है और उसके सिंध नदी की जो 5 सहायक नदी हैं उसका भी चर्चा किया गया है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अच्छी नदी यानी नदीतम कहा गया है। इसकी पहचान हरियाणा और राजस्थान में स्थित धद्दर हथरा की धारा से की जाती है। भारतीय उपमहादेश के अंतर्गत जहाँ आर्य भाषाभाषी पहले बसे वह संपूर्ण क्षेत्र 7 नदियों का देश कहलाता है, 7 नदी का देश कहलाता है। अब हम देखेंगे ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है 36 बार उल्लेख है। ऋग्वेद हिंद आर्य भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है, जिसकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। ऋग्वेद के 10 मंडल या भाग, जिनके मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं, प्रथम और दशम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, पर दास हत्या का नहीं मिलता है। दस्यु लोग शायद लिंग पूजक थे और दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। भारत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई लड़ी गई वह 10 युद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ाई के रूप में विदित है। यह युद्ध
परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान आज की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भरतों की प्रभुता स्थापित हुई। पराजित जनों ने पुरुजन सबसे महान थे। ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदत, दन। ये संगठन जो थे विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देते थे। ऋग्वेद काल में स्त्रियों भी सभा और विदत में भाग लेती थी, यानी ऋग्वेद काल में स्त्री की स्थिति समाज में अच्छी थी। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। चारा दह या बड़े जत्थे का प्रधान ब्राजपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों तो टुलपा कहलाते थे। लड़ाकू दलों के प्रधान तो द्रामणी कहते थे। ब्रात, दन, द्राम और सर्द नाम से विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलत संबंध था। लोगों के सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ, पर जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो कबीलों के अर्थ में मिलता है वह है विष। इसका अनुवाद गोत्र या क्लैन भी किया जा सकता है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 500 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार तो बताता है। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह तो संहिता कहते हैं। गाने के लिए ऋग्वेदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया और इसे पूर्ण विन्यास संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। ऋग्वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त और 2 संकलन तैयार किए गए। वे थे यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। यजुर्वेद में केवल ऋचाएँ ही नहीं, उन्हें दाने समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं।
अर्थोवेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। वैदिक संहिताओं के बाद 23 ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इनमें वैदिक सहित अनुष्ठान की विधियाँ संग्रहित है और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी की गई है। चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। ये आर्य संस्कृति तो जो है उससे पहले का संस्कृति तो बारे में माना जाता है। वे लोहे उत्तर वैदिक काल में जो हम देख रहे हैं तो लोहे के हाथियों का भी प्रयोग करते थे। उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ और चित्रित धूसर मृदभांड लौह अवस्था के पुरातत्व इन दोनों संयुक्त साक्ष्य भी से ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के संलग्न क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के जीवन का पता चलता है। PGW स्थल जो है वह रोपड़, गंगानगर, आलिमगीरपुर, हस्तिनापुर, आछत्र, बीकानेर, मथुरा, जयपुर, श्रावस्ती, वैशाली, इलाहाबाद, वाराणसी, रांची, जबलपुर और भोपाल, उज्जैन में मिले हैं। पंजाब में आर्य जन गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। आर्य लोग क्या किए, पंजाब से चले और गंगा यमुना दोआब के जितने भी संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर तरु कहलाएं, यानी भरत और पुरु दोनों मिलकर तरु वंश बना। भरत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास, महाभारत जिसे हम कहते हैं युद्ध, वो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था 950 ईसा पूर्व। हस्तिनापुर में मिली सामग्रियों से जिनकी तिथि 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व आती जा सकती है। महाभारत महाकाव्य की रचना ईसा की 4वीं सदी के आसपास हुई। हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया और तुरु वंश में जो जीवित रहे वह इलाहाबाद के पास तो शाम्भी जाकर बस गए। आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में फैला पंचाल राज्य उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिला। लगभग इसी समय पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग पाया गया। तो आज अनलॉक 1 का तीसरा दिन है। 3 जून 2020 है। कोरोना से बचने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। घर में रहे, सुरक्षित रहे।
आवश्यक हो तो बाहर जाएं, लेकिन नाक और मुंह पर मास्क या तौलिया लपेट लें और बीच बीच में साबुन से हाथ धोते रहें। साबुन नहीं रहने पर ही सैनिटाइजर का प्रयोग उचित मात्रा में करें। थैंक यू।